विधानमंडल मानसून सत्र के पहले ही दिन ओबीसी मुद्दे पर हंगामा। पीठासीन अधिकारी से बदसलूकी मामले में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित। भाजपा ने किया निलंबन का विरोध। नागपुर के जरीपटका बाजार के अवनी ज्वेलर्स सराफा दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट। फिल्मी स्टाइल से बंदूक के नोक पर सोना चांदी समेत 4 लाख नकद की लूट। और नागपुर में टिकटॉक स्टार ने एक नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। सोशल मीडिया पर अपहरण का वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। जबकि विधानमंडल मानसून सत्र के पहले दिन ओबीसी मुद्दे पर पहले ही राजनीति गर्मा गई थी, जबकि इस मुद्दे पर 12 विधायकों के निलंबन के बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध जताया। प्रतिकूल महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। मी देतो संधी तुम्ही जागेवर त्याला मी संधी देतो असताना राज्य शासनाने वारंवार विनंती करून देखील केंद्र शासनाने माहिती अद्याप उपलब्ध करून दिली नाही। मागासवर्गीय इंटरनेट डाटा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाकडून राज्य शासनाने मागासवर्गीय आहे। अनुकूल असतील त्यांनी हो म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही। मी तुम्हाला नेम करतोय। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने भाजपा के इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भाटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते और बंटी भांगड़िया के नाम शामिल है। परब ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि फडणवीस ने आरोप को झूठा बताया और शिवसेना पर आरोप करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर कहा, यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। आम्हाला ज्या गोष्टीची शंका होती ती शंका सरकारने खरी केली आहे। ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारला उघडं पाडलं आणि केवळ या सरकारमुळे ओबीसी आरक्षण कसं गेलं हे आम्ही दाखवून दिल्यामुळे सरकारने आमच्या आमदारांवर खोटे आरोप लावून 12 आमदारांना त्या ठिकाणी सस्पेंड केलेला आहे। मी पहिल्यांदा तर हे सांगू इच्छितो, ओबीसी आरक्षणाकरता 12 काय पूर्ण 106 आमदारांना सस्पेंड केलं तरी आम्ही संघर्ष हा करतच राहू। भारतीय जनता पार्टी जोपर्यंत ओबीसीचं आरक्षण परत येत नाही तोपर्यंत संघर्ष करत राहील। 1 वर्ष नाही 5 वर्ष आमचं या ठिकाणी सदस्यपद रद्द झालं तरी आम्ही त्याची पर्वा करत नाही। आज सभागृहामध्ये जे पाहिलं
अनेक वेळा याच्यापूर्वी लोक मंचावर चढले, कधी कोणाला सस्पेंड करण्यात आलं नाही. नेहमीच अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये बाचाबाची होते, पण कधी कोणी सस्पेंड होत नाही. परंतु स्पष्टपणे सांगतो, माझ्यावर कोणी हक्कभंग आणला तरीही मला पर्वा नाही. मी स्पष्टपणे सांगतो, स्टोरी तयार करण्यात आली. स्टोरी एकाही भाजपच्या सदस्याने त्या ठिकाणी शिवी दिलेली नाही, आणि कोणी शिवी दिली हे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. शिवी देणारे तिथे कोण होते, मला ती शिवी देता येत नाही, पण कोण होते हे सगळ्यांनी बघितलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेनेचे सदस्य तिथे येऊन त्यांनी धक्काबुक्की केली. त्याच्यावर भाजपचे सदस्य काही आक्रमक झाले, पण तेही आम्ही होऊ दिलं नाही. त्यांना आम्ही बाजूला केलं. आणि जी काही थोडे हिटेड एक्सचेंजेस झाले त्या संदर्भात आशिष शेलार यांनी श्री भास्कर जाधव यांना सांगितलं, सर्वांच्या वतीनं मी तुमची क्षमा मागतो, आणि तो विषय संपला. त्यानंतर भास्कर जाधव साहेब आशिष शेलारांच्या, गिरीश महाजनांच्या सगळ्यांच्या गळे भेटले. त्यांनी गळे भेट केली आणि तो विषय संपवून आम्ही बाहेर आलो. आणि त्यानंतर या सरकारच्या काही मंत्र्यांनी मिळून ही स्टोरी तयार केली. स्टोरी आमचे आमदार सस्पेंड करण्याकरता, कारण या ठिकाणी ओबीसीच्या संदर्भातही हे सरकार फेल झालं आहे आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातही हे सरकार फेल झालेलं आहे. ओबीसी आरक्षण मुद्दा पहले ही राज्य में गर्मा चुका था, जिस पर अब विपक्ष के 12 विधायकों का निलंबन, इस पर विरोधक पूरे दिन आक्रामक दिखे. ऐसे में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस सत्र में क्या रंग दिखाएगा, इसे देखना दिलचस्प होगा. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेडाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए. नागपुर के जरीपटका परिसर में दिन दहाड़े 4 आरोपियों ने एक ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने की घटना सामने आई है. जरीपटका में अवनी ज्वेलर्स की शॉप पर नकाबपोश लुटेरे आते हैं और बंदूक की नोक पर करीब 10 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ करके 9-2-11 हो जाते हैं. नागपुर में आए दिन अपराध काफी बढ़ रहे हैं. एक तरफ वेब सीरीज और यूट्यूब देखकर हत्याएं की जा रही हैं, तो वहीं अब डकैती फिल्मी स्टाइल से करने की वारदात भी सामने आ रही है. ऐसी ही फिल्मी स्टाइल की डकैती सोमवार को जरीपटका के अवनी ज्वेलर्स में सामने आई है, जहां दिन दहाड़े 4 नकाबपोश डकैतों ने पहले तो ज्वेलरी शॉप का शटर बंद किया. उसके बाद उसने बंदूक की नोक पर 7 तोले सोना, 700 ग्राम चांदी और 4 लाख नगद लेकर फरार हो गए. दुपारी आज 2 ते 3च्या सुमारास ही घटना घडलेली आहे. या ठिकाणी एकूण 4 लोक जे आले होते बाईकवर आणि याच्या दुकानात जे शिरले आणि शटर बंद करून घेतलं. त्यानंतर त्यांनी त्याला बळाचा वापर करून पिस्टलसारखी जी आहे त्याचा घात दाखवून त्याला खाली पाडून त्याला बांधून ठेवलं. आणि जेवढं काही त्याच्यामध्ये ज्वेलरीचा सामान होता, गोल्ड आणि सिल्वरचे ऑर्नामेंट सर्व काढून घेतलेले आहेत. आणि सोबतच तिथे जवळपास 4 लाखाची कॅश होती असं त्यांचं म्हणणं आहे. ती पण घेऊन गेले अशी प्राथमिक रिपोर्ट आहे. यामध्ये असं आढळलं की 4 लोक होते, नंतर 2 मोटरसायकलवर निघून गेलेले आहेत. त्याच्यासाठी आम्ही आता सर्व आपले पोलीस स्टेशनचे सर्व टीम्स आणि क्राईम ब्रँचचे टीम्स हे काम करतो. CCTVमध्ये काय झालं? सदर ह्या व्यक्तींचे फोटोज त्याच्यामध्ये आलेले आहेत. ते लीड म्हणून आम्ही त्या आधारे आता तपासतो. हा ती बंदूक दाखवलेली आहे त्याला आणि ओव्हरपॉवर करून त्याला बांधून ठेवलं होतं, मारण करून बांधलं. एकच व्यक्ती होता दुकानात, त्यामुळे ते त्याला काही करता आलं नाही आणि शटर बंद केल्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना काही समजून आलं नाही. वैसे तो जरीपटका बाजार पूरी तरह से व्यस्त रहता है. ऐसे में दिन दहाड़े इस तरह की डकैती होना ये अपने आप में चिंता का विषय है, जबकि फिल्मी स्टाइल में आरोपी आकर अपराध को अंजाम देकर जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें पुलिस का कतई डर नहीं रहा. फिलहाल जरीपटका पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है और इस डकैती में शामिल अपराधियों को पकड़ने में अपने पुलिस विभाग को लगा दिया है. टिकटॉक स्टार द्वारा नाबालिग को दिन दहाड़े अगवा कर उसे हवस का शिकार बनाए जाने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने से 15 दिन बाद वारदात सामने आई है. पुलिस ने टिकटॉक स्टार और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. आरोपी बंगाली पंजा निवासी समीर खान व यशोधरा नगर निवासी शाकिन मोहब्बत सिद्दीकी बताया जा रहा है. गर्लफ्रेंड है
इसने मेरे साथ करी शॉट है ना, इसे दे दी धोखा है ना, इसलिए मैंने इसको रोका। लाइक करो, फॉलो। इसके जितने भी दोस्तों हैं सबको बोलना चाहता हूँ, मैं समीर है ना, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, क्या क्या नहीं करा इसके लिए मैंने। इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ, और राहुल उसके साथ भिड़ी हुई थी। इसका लगा कि मैं तो जल्ला दूँ है ना, पहले तो जल्ला दूँ, इसको जरा सा भी ये नहीं लगा, तरस नहीं आया मेरे पे, मेरे को धोखा दे दी। समीर एक आवारा प्रवृत्ति का है। वह हम उम्र लड़कों में खान टिकटॉक स्टार के तौर पर चर्चित है। करीब 2 महीने पहले 17 वर्षीय छात्रा की समीर से सहेली के रूप से पहचान हुई। बाद में वे फेसबुक फ्रेंड हो गए। उस वक्त टिकटॉक वीडियो काफी चर्चा में थे ना। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, क्या क्या नहीं करा इसके लिए मैंने। इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ, और राहुल उसके साथ भिड़ी हुई थी। इसका लगा कि मैं तो जल्ला दूँ है ना, पहले तो जल्ला दूँ, इसको जरा सा भी ये नहीं लगा, तरस नहीं आया मेरे पे, मेरे को धोखा दे दी। समीर ने छात्रा से कुछ टिकटॉक वीडियोस भी बनाए। इस वजह से वे और करीब आ गए। समीर ने छात्रा को झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बना लिए। वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए छात्रा को अपने घर कामठी तथा लॉज में ले जाता था। ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। 18 जून को छात्रा का जन्मदिन था। छात्रा ने अपने मित्रों को जन्मदिन मनाने घर बुलाया था। वहां छात्रा को एक युवक से बातें करते देखकर समीर आग बबूला हो गया। उसने छात्रा को दोपहर के वक्त कमाल चौक पर आने को कहा। वहां से शाकिन की मदद से छात्रा को जबरन अपनी बाइक पर बिठाया। मार्ग में समीर और शाकिन ने छात्रा से मारपीट कर गालियां भी दी। इस वारदात की वीडियो भी समीर ने बनाई तो खोज निकाला। उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। पुलिस ने तत्काल समीर और शाकिन को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ 5 पावली थाने में मामला दर्ज किया गया है। त्या 2 मुलांपैकी एकाचं नाव आहे समीर खान वल सलीम खान, राहणार बंगाली पंजाब, पोस्ट 5 पावली, आणि दुसऱ्याचं नाव आहे मोहम्मद शाकिब मोहम्मद सिद्दीक। हा समीर खान जो आहे हा व्यवसायाने माय लाईफस्टाईल MI लाईफस्टाईल जी कंपनी आहे तिथे डीलरशिपचं काम करतो आणि त्यापूर्वी त्याचं काम टिकटॉक स्टार म्हणून तो आपले काही व्हिडिओ अपलोड करायचा। आणि हा जो मोहम्मद शाकिब मोहम्मद सिद्दीक आहे त्याच्या वडिलांचं रिअल इस्टेटचं काम असल्यामुळे तो ते काम सांभाळतो। हे दोघेही मित्र आहेत। यातली जी अल्पवयीन मुलगी आहे जी व्हिडिओमध्ये दिसत आहे तिचं या मैत्री होती, समीर खान सोबत मैत्री होती आणि ती तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशी इतर मुलांच्या शुभेच्छा का घेतल्या, तुझं इतर मुलांशी काही प्रकरण असावं असं त्याला संशय आल्याने त्यांनी तिला कमाल चौकात बोलवून गाडीवर जबरदस्ती बसवून पोलीस स्टेशन यशोधरानगर येथे वीटभट्टी परिसरात तिला घेऊन गेला आणि तिथे सुद्धा तिला मारहाण केली होती आणि तिथे 3 महिलांनी त्या मुलीची सोडवणूक केली होती त्या आरोपीकडून। तर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी हा माणूस कोण आहे जो असं ओपनली चॅलेंज देतोय याला तात्काळ अरेस्ट करा असे आदेश दिल्याने सायबर पोलिसांनी आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने सदर आरोपीस तात्काळ ताब्यात घेऊन मुलीला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता आमच्याकडे सदर अल्पवयीन मुलीने सदर आरोपी याने तिच्या विरुद्ध किडनॅप करून तिला घेऊन गेला आणि यापूर्वीसुद्धा तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केलेले आहे अशी तक्रार दिल्याने सदर दोन्ही आरोपींविरुद्ध आम्ही 376 363 या कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे। त्याच्यात पोक्सो ॲक्टचे पण सेक्शन्स लागलेले आहेत। सदर आरोपी दोन्हीही अटकेत आहेत। माननीय न्यायालयासमोर त्यांना हजर केलं होतं। न्यायालयाने 2 दिवसाची पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। त्याच्यावर समीर खान वल सलीम खान याच्यावर एक 324चा गुन्हा सदर पोलीस स्टेशनला दाखल आहे अशी माहिती आम्हाला मिळालेली आहे। त्याचा तपास महिला पोलीस सहायक पुलिस निरीक्षक खामकर या करत आहे। नागपुर लोहमार्ग पुलिस ने चलती ट्रेन से मोबाइल चोरी करके फरार होने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनके पास से चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। नागपुर के समीप भोला हाई स्कूल के पास अक्सर ट्रेन स्लो हो जाती थी,
जहां गेट पर खड़े होने वाले मुसाफिरों के हाथ को डंडे से मारकर यह गिरोह मोबाइल गिरा देता था और लेकर फरार हो जाता था, जिनको लोहमार्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि एक चोर अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म झुंड में भी काम कर चुका है, जिसकी जानकारी लोहमार्ग पुलिस ने दी है। नागपुर लोहमार्ग पुलिस ने ट्रेन से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को धर दबोचा है। ये गिरोह नागपुर रेलवे स्टेशन से भोला हाई स्कूल के बीच जब ट्रेन स्लो हो जाती थी तब गेट पर खड़े मुसाफिर के हाथ में डंडा या रॉड मारकर मोबाइल गिरा देता था। वो मोबाइल लेकर ये लोग फरार हो जाते थे। यही नहीं, टिकट काउंटर पर बुकिंग करने आए रेल टिकट के लाइन में भी खड़े रहकर इन शातिर चोरों ने कई लोगों के मोबाइल व पर्स चुराने की बात कबूली है। जबकि एक आरोपी ने यह भी बताया कि वो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म झूठ में काम कर चुका है। मेरे पास जो मामला अपराध दाखिल हुआ है वो है 2014 और 21, वो है 379। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग ऑफिस में जो बुकिंग करने के लिए आते हैं उनका मतलब उनके पीछे खड़े रहने का और उनके पर्स का फ़ायदा लेकर उसमें से निकालने का, ऐसा करते करते उन्होंने पहले तो हम लोगों के पास 14 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर कर लिए उनसे। उसके बाद हमने फिर 3 मोबाइल रिकवर कर लिए उनसे। तो ये लोग चोर है तो जवान तरुण लोग हैं, लेकिन चोरी करती है, ये लोग चोरी करते हैं। तो इसके बाबत मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ कि ये लोग चोरी करते हैं और आपके पास उनके फ़ोटो भी है। मोडस इनकी यह है कि बुकिंग करने के लिए जाते हैं। ट्रेन वाली मोडस है कि वहाँ पर वो जब कोई इसके ऊपर उनके ऊपर आउटर पर ट्रेन स्लो हो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि कहीं लोग आते हैं कि ट्रेन स्लो हो गई या रुक गई, तो कहीं लोग आते हैं, बाहर आते हैं और दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं और वहाँ पर मोबाइल के ऊपर बोलते रहते हैं। और इनकी मोडस ये है कि उसके ऊपर उनके पास डंडी रहती है, वो डंडी से मारते हैं और मोबाइल नीचे गिराते हैं और नीचे गिराने के बाद लेके भाग जाते हैं वो। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में कोच में बैठे हुए भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रेंज नहीं आता, तो खिड़की से हाथ बाहर निकाल के बात करते रहते हैं। वहाँ पर भी ये लोग डंडा मार के मोबाइल गिराते हैं और लेके जाते हैं। इनको हमने एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा और अभी मुझे फिर आगे लोगों को पकड़ना है। प्रियांशु उर्फ बाबू रति एगी, दूसरा है शुभम उर्फ डम नरेश जांबुलकर और शैलेंद्र उर्फ लंबपुरम यादव। प्रियांशु ने बताया कि मैं अमिताभ के क्लब से फुटबॉल खेलता हूँ और मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो मुझे वहाँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने झुंड मूवी में उन्होंने काम किया, ऐसे मुझे बताया, उन्होंने किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने बताया कि मैं अमिताभ के झुंड मूवी में मैंने काम किया है और फुटबॉल भी खेलता है। राज्य के कोविड मुक्त गांव में 8वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल शुरू करने के बारे में सरकार ने घोषणा की है। स्कूल कोविड नियमों का पालन कर शुरू किए जा सकेंगे। सोमवार को शालेय शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए परिपत्रक के अनुसार जिन गांवों में कोविड का प्रमाण नहीं है, वहां ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पालकों से चर्चा कर स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल बुलाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों को भी संभव हो तो उसी गांव में रहने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को क्लासरूम में बैठाते वक्त नियमों का पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में तैनात जिस हवालदार प्रमोद मेरगुवार को कोरोना से उबरने के बाद व्हाइट फंगस की बीमारी ने घेर लिया था, जिसे उसकी आंखों की रोशनी मात्र 20% ही शेष थी और वह स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकता था। इसके बावजूद उसे शस्त्रागार से किस आधार पर रिवॉल्वर आवंटित की गई थी, ये गंभीर सवाल उभरा है। बता दें कि इसी रिवॉल्वर से गत 3 जुलाई को हवालदार प्रमोद ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी।
अपनी आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरह गंवा चुके स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हवलदार प्रमोद मेरगुवार ग्रामीण पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर एसपीयू में तैनात हुए थे। शहर के झिंगाबाई टाकली निवासी 45 वर्षीय प्रमोद मेरगुवार मार्च माह में अवकाश पर था। इसी दौरान वह कोविड से संक्रमित हो गया था। कोविड से उबरने के बाद वह घातक वाइट फंगस बीमारी की चपेट में आ गया था, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसकी आंखों की रोशनी लौटना संभव नहीं है। इसके बाद मेरगुवार ने इसकी सूचना अपने विभाग को नहीं देते हुए एसपीयू अधिकारियों को स्वस्थ होने का हवाला देते हुए ड्यूटी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। एसपीयू अधिकारी व कर्मचारियों के शस्त्र शहर के पुलिस शस्त्रागार में जमा रखना होता है। जब कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसे यह शस्त्र आवंटित किए जाते हैं, किंतु इसके लिए कर्मचारी को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र पेश करना होता है, तभी शस्त्रागार प्रभारी उसे शस्त्र आवंटित करता है। लेकिन प्रमोद के केस में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देखे बिना उसे सर्विस रिवॉल्वर कैसे दे दिया गया, यह खोज का विषय है। बताया जाता है कि वह 28 जून को अधिकारियों ने एक कर्मचारी को प्रमोद के पास भेजा था। वह कर्मचारी प्रमोद को शस्त्रागार के प्रभारी अधिकारी के पास ले गया था। शस्त्रागार प्रभारी ने एसपीयू प्रभारी के पत्र के आधार पर प्रमोद को सर्विस रिवॉल्वर सौंप दी थी। उस वक्त प्रमोद ने मास्क पहना था, इससे शस्त्रागार प्रभारी उसकी आँख की स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। ऐसे में एसपीयू के उस अधिकारी की भूमिका संदेह के दायरे में आ गई है, जिसने प्रमोद को स्वस्थ मानकर उसे सर्विस रिवॉल्वर आवंटित करने संबंधी पत्र जारी कर दिया था। देखना यह है कि वीआईपी सुरक्षा में तैनात रहने वाले एसपीयू कर्मचारी की खुदकुशी आगे क्या रंग लाती है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने मराठा समाज आरक्षण के विषय को गंभीरता से लेते हुए कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा राज्य भर में मुख्य आंदोलन शुरू किया जाएगा। ऐसी चेतावनी सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने दी है। नागपुर में जनसंवाद यात्रा के दौरान छत्रपति संभाजी राजे पहुंचे हुए थे। इस दौरान प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस के दौरान वो बोल रहे थे। आणि मूक आंदोलन हे कोल्हापूरमध्ये आणि त्या पाठोपाठ नाशिकला सुरुवात झाली। समाजाला वेटीस धरू नये, समन्वयकनी आपली जबाबदारी पार पडली आहे। आता लोकप्रतिनिधींनी बोलावं या दृष्टिकोनातून ते मूक आंदोलन आम्ही घेतलं होतं, पण लगेच सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवल्यामुळं आम्ही मूक आंदोलन स्थगिती दिली नाही आहे, पण तात्पुरतं बंद केलेलं आहे। कारण का सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांचे अनेक विषय त्यांनी बऱ्यापैकी पुढे गेलेले आहेत, पण अनेक गोष्टी त्यांना राजकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागणार होता, 1 महिनाभर, आणि म्हणून आम्ही थांबलो। त्याचमध्ये हे सगळे संवाद दौरा, मराठा समाजाच्या अडचणी हे सांगण्यासाठी हा दौरा, समजून घेण्यासाठी हा दौरा हा आम्ही आखला होता। आता संभ्रम असा झालेला आहे की नेमकं आरक्षणाचं स्टेटस काय। मी सगळ्या सत्तेतले जे पुढारी असतील, जे सत्तेत विरोधातले पुढारी असतील, त्यांच्याकडे आम्ही सर्व समाजाचे सर्व घटक अपेक्षा ही व्यक्त करत होतो की त्यांनी पर्यायावर बोलायला पाहिजे की आम्हाला यातनं पर्याय काय आहे, यातनं सोल्युशन काय आहे। पण ह्या सोल्युशनवर कोण बोलत नव्हतं, तर माझं तुझं हे बरोबर आहे, हे चुकीचं आहे, ह्याच्यावरच भाष्य चालत होतं। आणि त्यावेळेस समाजाला ह्याच्यात काही घेणं देणं नाही, समाजाला इंटरेस्ट एकच आहे की मार्ग सांगा, सोल्युशन सांगा। आणि आज पावसाळी अधिवेशन सुरू होते आणि म्हणून मी सगळ्या राजकीय पुढाऱ्यांना, विधानसभेतले आणि विधान परिषदेतल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की जे काही मी 1-2-3 मुद्दे इथं मांडणार आहे ते आपण अधिवेशनात हे मांडणं गरजेचं आहे। गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतें, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में सोमवार को शहर के छत्रपति चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दक्षिण पश्चिम द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए थे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। 2014 से जो जनता को त्रास देने वाली केंद्र में जो शासन बैठा है, उस केंद्र शासन के खिलाफ ये आंदोलन जारी है। उसका कारण है कि जो गैस सिलेंडर का भाव आज 400 रुपये था, वो आज 900 रुपये तक के पहुंच गया। जो 60 रुपये का पेट्रोल वो 114 रुपये पहुंच गया। जो डीजल 40 रुपये था, 50 रुपये था, वो आज 100 रुपये के पार हो गया। आज ये महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगा होने से, गैस महंगा होने से बाकी महिलाओं का या जो भी सांसारिक लोग हैं, उन सांसारिक लोगों का पूरा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया। आज बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ गई है, जिसके वजह से आज किसी भी प्रकार के घर में चूल्हे जलने से मुश्किल हो गए। आज जो 2014 में केंद्र में मोदी शासन आया, मोदी शासन ने यहाँ के जनता को हम अच्छा एक नया योग देंगे, रोजगार देंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे पैसा 15-15 लाख रुपए आपके सबके खाते में देंगे, ये सारे जो झूठे वादे किए, इस वादे के खिलाफ ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज ये रास्ते पे आई है। जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में विद्यार्थियों को फीस में किसी तरह की छूट देने को तैयार नहीं, वहीं मुंबई के मलाड मालवानी की होली स्टार इंग्लिश स्कूल का एक ऐसा स्कूल ऑनर है जिसने अपने स्कूल के 65% विद्यार्थियों की पूरे साल भर की फीस माफ करके एक मिसाल पेश की है। यही नहीं, बच्चों के फीस माफी के साथ ही जो जरूरतमंद परिवार है, स्कूल द्वारा उन परिवार को राशन तक पहुंचाया। स्कूल फीस के लिए विद्यार्थियों को परेशान कर फीस के लिए उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देने वाले स्कूलों को मुंबई के इस नौजवान स्कूल संचालक से कुछ सीख लेनी चाहिए। 35 साल के हुसैन शेख, जो मुंबई मलाड मालवानी में होली स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल संचालक हैं, इन्होंने कोविड के समय लोगों की माली हालत को देखते हुए अपने 1500 स्टूडेंट में से 1000 स्टूडेंट्स की एक साल की स्कूल फीस माफ की है और जो 500 स्टूडेंट्स जो फीस दे सकते थे, उनकी फीस कम से कम 15% से लेकर 50% तक की फीस में राहत भी दी है। इतना ही नहीं, साथ ही जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाकर राशन किट का वितरण भी किया जा रहा है। मालवनी लगभग बहुत ही गरीब इलाका है और यहाँ पर हम पिछले 13 साल से स्कूल चला रहे हैं और हमारे पास 1500 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से हमने 1000 बच्चों की पूरे साल भर की फ़ीस को माफ़ कर दिया। हमने ये ध्यान दिया कि बच्चों के घरों में खाने के लिए नहीं था और हमारे पास पेरेंट्स जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तो खाने की रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आ रहे थे, तो हमने हमारे पास जो पैसे रखे हुए थे, जो मैंने अपनी बच्ची की एफडी के लिए रखा था, वो पैसा मैंने पूरा का पूरा हमने 20,000 राशन की किट बांट दिया पिछले साल में। और जैसे ही अभी ये नया साल चालू हुआ तो इसके अंदर वापस स्कूल शुरू करने के लिए टीचर्स की सैलरी वगैरह के लिए हमको कुछ ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसके लिए मेरी वाइफ का हमने डागिने को गिरवी करके उस पैसे से हमने स्कूल चलाया, जो कि स्कूल की माली हालत नहीं इतनी ठीक नहीं थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम खड़े हो पाए, क्योंकि मालवनी के अंदर हर बच्चों का अधिकार है कि उनको अच्छे से अच्छा उस स्तरीय शिक्षा मिले और यही कोशिश हमारी आगे भी रहेगी। हमने तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास हमने पैसा पूरा का पूरा माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ा पैसा था हमारी जैसी छोटी स्कूल के लिए, जिसकी फ़ीस मात्र 350 रुपया महीना है और लगभग ये पूरी प्री प्राइमरी और प्राइमरी के सेगमेंट की पूरी फीस हमने माफ़ कर दी है। देखिए, जब इंसान के लिए काम आता है तो बेशक सबसे ज़्यादा उसके दिल को सुकून मिलता है, तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन काम एक इंसान कर सकता था, जो मुझे मौका मिला और मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, अपने गरीब स्टूडेंट्स की आगे पढ़ाई चलती रहे, उनके लिए स्कूल के बाहर एक सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स का डोनेशन बॉक्स लगाकर लोगों से अपने ज़रूरतमंद स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट मांग रहे हैं। स्टूडेंट से फीस नहीं लेने की वजह से स्कूल की माली हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इस प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की टीचरों की सैलरी देने और खुद का घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने को बैंक में गिरवी रख कर स्कूल और अपना काम चला रहे हैं। हुसैन सर ने इस काम के लिए अपने टीचरों को भी मनाया कि वो हाफ सैलरी में काम करें, ताकि वो अपने इलाके के गरीब स्टूडेंट्स को आगे भी पढ़ा सके।
हुसैन सर ने एनजीओ की मदद से पिछले 1 साल से जरूरतमंद स्टूडेंट्स और आसपास के गरीब लोगों के घरों में राशन किट पहुंचा रहे हैं। उनके इस प्रयास से स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स को काफी राहत मिली है। अभी सर बोल दिए कि मतलब तुम्हारे सब बच्चे का फीस माफ़ हो गया है। एक बच्चा हाई स्कूल यहाँ पास होके निकल गया है, 3 बच्चे हैं। लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो गया था, इसकी वजह से नहीं भर पाई थी, काम धंधा बंद हो गया था ना। खुशी तो होगी ना, परेशानी था, अभी परेशानी हट गई तो थोड़ा खुशी तो हो ही जाएगा ना इंसान को। मेरा नाम नीलोफर है और मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। समझिए कि मतलब फ्री में पढ़ रहे मेरे बच्चे, मैंने अभी तक फ़ीस भरी नहीं है। यस सर, मेरी बेटी 1st स्टैंडर्ड में है, तो इन्होंने पूरा साल का फ़ीस माफ़ किया और प्लस है ना, मुझे पूरा साल राशन किट भी मिलता रहा, मंथ वाइज जो भी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी बंद हो चुकी थी और रेंट पे हम लोग रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फ़ीस मेरा पेंडिंग रह गया था, तो सर ने वो भी क्लियरली माफ़ कर दिए और प्लस ये साल का भी 1000 रुपीज़ उन्होंने छूट दिए हैं। फीस नहीं भरने की वजह से कई बच्चे स्कूल की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उन सभी को फोन कर सभी स्टूडेंट्स को स्कूल बुला रहे हैं। बीवी के गहने और बच्ची की एफडी तोड़कर लोगों की मदद करने वाले हुसैन शेख ने लोगों से अपील की है कि लोग भी अपने मदद का हाथ बढ़ाएं ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। हुसैन सर द्वारा उठाए गए कदम की जितनी सराहना करें उतनी कम है। ऐसे में जहां एक तरफ स्कूल फीस के मामले अभिभावकों और विद्यार्थियों की शिक्षा बंद कर रहे हैं, उन स्कूल प्रशासन ने इस और गौर करने की आवश्यकता है। जो हुसैन सर कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेडाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। नागपुर में कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है, अभी भी पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर डेंगू ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। इसी बीच सदर कॉर्पोरेशन स्कूल निवासी 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। कोरोना के बाद अब नागपुर शहर में डेंगू का खतरा बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण गणेश उइके नामक युवक की मौत हो गई। गणेश उइके को तबीयत बिगड़ने के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि इन दिनों मेडिकल मेयो सहित शहर के प्राइवेट अस्पतालों में अनेक डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बार बारिश नहीं होने के कारण शहर में मच्छरों की फौज बढ़ी है। यही वजह है कि डेंगू का डंक अब जानलेवा बनता जा रहा है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा डेंगू से निपटने के लिए अब तक कोई भी उपाय योजना नहीं की गई है, जिसकी सजा आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को चाकू का डर दिखाकर 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। 5 पौली परिसर के ताजनगर के पास रहने वाले 4 खंबा चौक निवासी मोहम्मद नईम अशरफ जब्बार के घर पक्षियों को चारा डालने वाले लड़के ने उनकी नाबालिग लड़की को चाकू के नोक पर डराया और 50 लाख की फिरौती मांगी। आरोपियों ने यह भी कहा कि अगर उसने 50 लाख नहीं ला कर दिए तो उसके परिवार को जान से मार देगा। एक नाबालिग द्वारा इतनी बड़ी फिरौती मांगे जाने का मामला 5 पौली पुलिस स्टेशन में सामने आया है। पेशे से फिरियादी मोहम्मद नईम गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं और आरोपी फिरियादी के घर काम करता था। इसी कारण घर से आरोपी भली भांति परिचित था। इस पूरे मामले में एक नाबालिग सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज किया गया है। या गुन्ह्यातले जे फिर्यादी आहे मोहम्मद नईम अशरफ अब्दुल जब्बार, राहणार 4 खंबा चौक, हे यांचा व्यवसाय गाडीच्या स्पेअर पार्ट विक्रीचा व्यवसाय आहे आणि यांच्याकडे यातील एक बाल अपचारी जो आहे तो 1 महिनाभर पक्षीला दाणे टाकायचं त्यांनी काम केलेलं आहे। त्यामुळे फिर्यादीच्या घरची बऱ्यापैकी माहिती त्यांना होती आणि या फिर्यादीची मुलगी आहे 12 वर्षाची, ती तिच्या घराशेजारीच मेहंदी क्लासला जात होती। संध्याकाळी जवळपास 8:30-9च्या दरम्यान ती जेव्हा क्लासवरून परत येत होती, तिला या बालपचारी आणि त्याच्या मित्रांनी थांबवलं आणि तिला एका कारच्या मागे नेऊन तिला धमकावलं की तुझ्या घरी जे पैसे आहेत ते आम्हाला आणून दे 50 लाख रुपये, नाहीतर आम्ही तुझ्या पूर्ण फॅमिलीला संपवू। तिच्या गळ्यावर चाकू ठेवला होता आणि त्यामुळे ती मुलगी प्रचंड घाबरली होती। तिची घरी काही सांगत नव्हती। मग तिचे आईवडील सुद्धा तिला वारंवार विचारणा करीत होते आणि मग आम्ही सुद्धा त्या मुलीला आणि त्याच्या फॅमिलीला इंट्रोगेट केलं आणि अशी स्टोरी आमच्या समोर आलेली आहे। त्याच्यानुसार फिर्यादीने तक्रार दिली। तक्रारीवरून आम्ही
यातला बालअपचारी एक आहे आणि त्याचा मित्र मोहम्मद जाहीद मोहम्मद राजी वय 22 वर्षे, राहणार एकतानगर वांद्रा, अशा दोघं आणि त्यांचा एक अनोळखी मित्र अशा तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याचा तपास क्राईम पोलीस निरीक्षक नागोसे करीत आहे. सर, याच्या पहिले आरोपी विरुद्ध काही गुन्हे दाखल होते का सर याच्या पहिले? आणि सध्या तरी त्यांचं काही रेकॉर्ड नाही आहे. आम्ही त्याबद्दल माहिती घेतली पण रेकॉर्ड काही उपलब्ध नाही. मुलीला त्रास नाही दिला त्यांनी, फक्त तिला धमकावलं होतं, तिच्या गळ्यावर चाकू ठेवला होता आणि तिला मारहाण वगैरे झालेली नाही आहे. आणि यापूर्वी पण आठवड्यापूर्वी पण तिला असंच त्यांनी धमकावलं होतं असं ते सांगत होते, परंतु त्याच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला कोणतीही तक्रार त्यांनी दिली नव्हती. कोरोना जिले में सोमवार 5 जुलाई को 14 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 26 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 0 पर रहा। आज कुल 4647 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।